अभी मैं यहाँ पे खड़ा था तो लंदन टॉप के एक सज्जन ने कहा कि हम आपसे सीधी बात कार्यक्रम देख के उसकी सीधी बात बनाते हैं, और कुछ ने कहा कि सीधी बात हमसे करना चाहते हैं। मैं बहुत डरता हूँ सीधी बात से, क्योंकि सीधी बात में सवाल सीधे पूछना तो बहुत आसान है, उन सवालों का जवाब देना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल। मैंने बड़ी कोशिश की, सच बताऊँ तो, कि मैं यहाँ ना आऊँ, क्योंकि ना मैं कोई कविता पढ़ सकता हूँ, ना मैं शायरी जानता हूँ। लेकिन मुझे कहा गया कि कुछ सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं, उन सवालों का जिस हद तक बन सके मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। कोई सेल्फी खिंचाए, किसी को क्रश हो ना हो, ये मेरे लिए अहम नहीं है। मेरे लिए बहुत अहम यह है कि हम किस तरह की खबरें देते हैं, उन खबरों में कितनी ईमानदारी है, उन खबरों में कितनी बेबाकी है, उन खबरों से कितनी चीज़ों का पर्दाफाश होता है, उन खबरों से कितने भ्रष्ट मंत्रियों का इस्तीफा होता है, उन खबरों से देश पर क्या असर पड़ता है। मेरे लिए ये ज़्यादा अहम है। तो लोग कहते हैं कि हमें आपसे फ़ोटो खिंचानी है, लोगों को लगता है कि इससे बड़ी खुशी मिलेगी। इससे कहीं ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है, कोई कहे कि आपने एकनाथ खड़से पे इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद महाराष्ट्र के इतने शक्तिशाली मंत्री का इस्तीफा हुआ, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह की आप पत्रकारिता कीजिए, इसी तरीके से आप बेबाकी से उन लोगों से लड़िए जो कि इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो इस देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं या काला पैसा फैलाते हैं। उस चीज़ में जोश है, उसमें पैशन है, उसमें जुनून है। ये सेल्फी का सिलसिला तो चलता रहता है। तो चलिए आप लोग सवाल पूछिए, कुछ देर हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। माइक कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में कोई आपकी रिपोर्टिंग हो, उसका कोई किस्सा आप शेयर कीजिए, कैसे आपने अच्छी रिपोर्टिंग वहाँ पे करने की कोशिश की और की भी। तो कई मर्तबा मैं सीरिया, लेबनान, कश्मीर, रशिया, कई ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, और बहुत आनंद भी आया, क्योंकि किसी भी पत्रकार को सच बताऊं तो इससे ज़्यादा बड़ी किक, इससे ज़्यादा बड़ा जोश नहीं आ सकता कि पीछे बंदूक चल रही है, गोलियां चल रही हैं, उसके बीच में आप बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट लगा के खड़े और वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा किक है। लेकिन उसके बाद मैं ब्रिटेन गया और वहाँ पे यूके के फॉर्मर कमांडोज थे। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जर्नलिज्म में, यानी कि जंग के मैदान से रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करीब 10 दिन हम लोग वहाँ पे थे, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जब आप जंग के मैदान से रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। उस कोर्स को करने के बाद जब मैं वापस आया, 1 साल में किसी जंग के मैदान में नहीं गया। मुझे तो कश्मीर जाने से भी डर लगता था, क्योंकि उससे पहले जब आप घुसते हो, कश्मीर जाते हो, या मेरे पिताजी फौज में थे, गुरेज कश्मीर घाटी में है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खतरनाक भी। वहाँ के वो ब्रिगेड कमांडर थे, और गुरेज के ठीक सामने शोपियाँ पड़ता है। शोपियाँ में लुकमान हकीम नाम का एक आतंकवादी था। मेरे एक साथी वीडियो जर्नलिस्ट थे, मदन, इसी कंपनी में है। मदन और मैं 9 घंटे ऊपर चढ़ के लुकमान हकीम के पास पहुंचे। हिजबुल मुजाहिदीन का ये आतंकवादी था, और हमने वहाँ पे काफ़ी वक्त बिताया, जाना समझा कि लोग क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। और उस पहाड़ के ठीक सामने मेरे पिताजी की डिप्लॉयमेंट थी। और उस वक्त मैंने जब लौटा तो मैंने अपने बटुए में देखा, मेरा आर्मी का डिपेंडेंट कार्ड था, मैं 21-22 साल का था। तो इस तरह के रिस्क जर्नलिस्ट ले जाया करते हैं, जोश में, जुनून में, जैसे आर्मी का यंग कैप्टन लेफ्टिनेंट होता है तो वो करता है। लेकिन जैसे आप और चीज़ों को देखते हो, समझते हो, जानते हो, आपको एहसास होता है कि बेवजह खतरा नहीं लेना चाहिए। खतरा तो आपको लेना चाहिए, लेकिन कैलिब्रेटेड रिस्क। ऐसे ही आप घुस जाओ बिना सोचे समझे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, साइक्लोन आया फैलिन उड़ीसा में, और सब लोग, ब्रह्मपुर नाम की जगह थी उड़ीसा में, 60-70 किलोमीटर साइक्लोन से दूर, वहां पे रहे हम लोग। ठीक उस जगह पे रहे जहां पे साइक्लोन ने आके तट को छूना था। हमने कहा ये 60-70 किलोमीटर दूर रहेंगे तो क्या मतलब है, एकदम शायद वो ओबी इंजीनियर यहाँ पे हो। हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और बहुत आनंद आ रहा था कि साइक्लोन आ रहा है और हम लोग हवाएं चल रही हैं ये वो, और काफ़ी तेज़ी से हवा आ भी रही थी। लेकिन जैसे ही असली साइक्लोन आया, ये तो तब था जब साइक्लोन आया नहीं था, जैसे ही असली साइक्लोन आया 400 किलोमीटर पे, ओबी का जो एंटीना था वो टूट गया। ओबी की गाड़ी ऐसे ऐसे करके हिलने लग गई, यहाँ तक कि हमें लगा कि अब ये उलट जाएगी। और हमारे घर के अंदर, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी से भर गया। फर्स्ट फ्लोर की खिड़कियां टूट गई, पानी अंदर आने लग गया, और जहां पे हम लोग रात को सो रहे थे पानी घुटने तक आ गया, पूरे पलंग पे पानी हो गया। और फिर हम लोग रात में, कुछ लोग कबर्ड के ऊपर, कुछ लोग जो वहाँ पे किचन पे सिंक होती है, किचन की सिंक के ऊपर जाके बैठ गए। बड़ी खतरनाक रात थी वो। तो साइक्लोन की रिपोर्टिंग के बारे में आपने सवाल पूछा, जंग ये दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस वक्त जब उतनी तेजी से हवा चल रही थी, जब लग रहा था कि बिल्डिंग गिर जाए, क्योंकि कई सारी बिल्डिंगें गिरी भी, हम तो कंक्रीट की बिल्डिंग के अंदर थे, और हमारी ओबी हमें लग रहा था कि एकदम उलट जाएगी, तब लगता है, तब एकदम नानी याद आती है, लगता है कि ये सही किया कि गलत। चलिए नेक्स्ट। नोटबंदी पर आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से
काले धन के खिलाफ अगर कोई लड़ाई होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और हमने बहुत ज़ोरों से स्वागत भी किया है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सालों तक इस देश का खून चूसा है। हम लोग टैक्स भरते हैं, दिन भर सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। मेरा जो दिन है वो 7, साढ़े 7, 8 बजे शुरू हो जाता है। ऑफिस में हम 10, साढ़े 10 बजे आते हैं और रात को 12 बजे तक हम लोग ऑफिस में होते हैं। 14.5 घंटे 15 घंटे हम लोग हर रोज़ फिजिकली ऑफिस में काम करते हैं। और ऐसे में कोई करोड़ बाग का ट्रेडर है, कोई किसी की लाजपत नगर की कोई दुकान है, वो कैश में अपना बिजनेस किए जा रहे हैं, पैसा लूटे जा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा गलत लगता है। ये जो पहल है ये बहुत सराहनीय है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। जिसके पास भी काला धन नहीं है, मुझे नहीं लगता जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनमें से किसी के पास काला धन है, आप में से किसी के पास है काला धन नहीं है, तो आप में से किसी को परेशान होने की वजह नहीं है। लेकिन ये बात एकदम सही है कि फिलहाल जो लोग हैं लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा। इन सज्जन ने बोला कि एटीएम्स का जो कैलिब्रेशन होना चाहिए कि 2000 रुपए का नोट, आपको मालूम पता नहीं है कि नहीं है, एटीएम के अंदर 4 मशीनें होती, 4 बॉक्सेस होते हैं। 100 रुपए के 2 नोट 2 बॉक्स होते हैं, 500 का एक और 1000 का एक, और वो नोट निकलता है वजन के हिसाब से। तो आपको वजन एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मशीन जब आप लिखते हैं 10 तो वो 10 के वजन के हिसाब से डिस्पेंस करती है नोट को। ऐसे में 2,20,000 मशीनें हैं, केवल 4 वेंडर्स हैं और हर वेंडर के 3-4 इंजीनियर होते हैं एक जगह पे, तो इसको बदलने में बहुत वक्त लगेगा। तो अगर आप आलोचना इस बात की करते हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, एक झटके में आपने फैसला ले लिया और इससे लोगों को परेशानी है, तो एकदम वाजिब क्रिटिसिज्म है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन अगर कोई कहे कि काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कि ये जो सोना बेचते हैं, जो डायमंड का कारोबार करते हैं, ये लोग अपना कैश में ट्रेड करते रहें, टैक्स सिस्टम से बाहर रहें, तो ये गलत है। सरकार ने काले धन के खिलाफ कार्रवाई की, वो ठीक है, हाथ ऊपर कीजिए जो मानते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि जापान में जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी एक वक्त पे आई, तो लोगों को परेशानी थी, 7, 10, 15 दिन लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े थे। और यहाँ पे तो फिलहाल कैश की आपको कमी है, वहां पे तो जिंदगी का खतरा था, क्योंकि न्यूक्लियर एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वो उस वक्त फिजा में थी। लेकिन फिर भी लोगों ने सहन किया। अगर हमने 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए और 2000 का शुरू कर दिया तो और भी आसान हो गया। हो सकता है पुराना तो काला धन निकल जाएगा, परंतु नया काला धन जोड़ने के लिए और भी आसानी हो गई, नए लोग करेंगे। उसका जवाब शायद कहीं ना कहीं ये है कि जो पुराने नोट थे, FICN होती है फेक इंडियन करेंसी, जो कि कराची में कुछ प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, पेशावर में कुछ प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। मैंने एक हाल में IB और रॉ के अफसर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जिस हर देश को, देखिए जो फेक इंडियन करेंसी होती है ना, अगर असली क्वालिटी की हो तो कोई भी ऐसे साधारण आदमी उसको पब्लिश नहीं कर सकता, प्रिंट कर सकता। केवल जो सॉवरेन प्रिंटिंग प्रेसेस होती है, मतलब जो कोई देश की सरकार चलाती है, वहीं पे हो सकता है प्रिंट। अगर आप देखें पाकिस्तान कितना कागज, प्रिंटिंग का जो कागज होता है, और कितनी जो स्याही होती है, जो इंक होती है, उसको इंपोर्ट करता है। जितनी पाकिस्तान की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। मतलब वो एक्स्ट्रा इंपोर्ट क्यों हो रहा है? वो एक्स्ट्रा इंपोर्ट हो रहा है कि उन गवर्नमेंट ऑथराइज प्रिंटिंग प्रेसेस में वो प्रिंट होके इंडिया में, मैं मालदा गया था, मालदा में हम लोगों ने बहुत बड़ी तहकीकात की थी, पश्चिम बंगाल में है, बॉर्डर के सटीक, वहां पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था कि किस तरीके से बांग्लादेश से होकर पैसा इंडिया में आता है। तो ये सारी जो कोशिशें पाकिस्तान करता है, अगर आप एकाएक अपना गेम प्लान चेंज कर देते हैं, बोलते हैं हम नए 2000 का नोट लाएंगे, उसमें आप एडिड सिक्योरिटी फीचर्स डालते हैं, तो आपके देश को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें हो रही हैं बाहरी शक्तियों द्वारा, उनको चोट पहुंचती है। ये बात आपकी एकदम सही है और मेरे को इस बात का एहसास भी है कि लोगों को भी यहाँ पे तकलीफ हो रही है, लेकिन ज्यादा तकलीफ आतंक के कारोबारियों को हो रही है, ज्यादा तकलीफ ISI को हो रही है, ज्यादा परेशानी उन्हें है। और अगर हमें थोड़ी सी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि 7, 10, 15, 20 दिन में चीजें काफी हद तक समान हो जाएंगी। और आपने देखा कि कितना सपोर्ट है। अरे हम में से किसी के पास कुछ ना डराने, ना डरने की बात है, ना छिपाने की बात है, क्या छिपाएंगे? उस रूम में कहते हैं हमारी जो पहली बड़ी खबर होती है जिंदगी की, जिसपे हमें बाईलाइन मिले या P2C करें, वो हमेशा पहले प्यार की तरह याद रहती है। राहुल कंवल की पहली बड़ी खबर कौन सी थी? अच्छा, मैं कॉलेज में था पहले साल में और इंटर्नशिप करने के लिए मैं जी न्यूज़ गया। और जी बड़ा इंटरेस्टिंग चैनल है, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त, उस दौर में जितने भी लोग थे वो सारे बड़े बड़े जो पत्रकार थे, उनके करगिल की लड़ाई कवर करने के लिए करगिल, द्रास, मशको, बटालिक, इस तरह की जगहों पे थे। यहाँ पे इनका कोई था नहीं। तो एक प्रधानमंत्री का इवेंट था, वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टर कोई है नहीं, कैमरामैन को भेज देते हैं। हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कैमरामैन को भेज देते हैं, वो कवर करके आ जाएगा। तो उस वक्त कैमरामैन का नाम चौड़ा था, वो बॉडी बिल्डर था, मिस्टर इंडिया
में पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छी वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था, तो उसकी फिजिक थोड़ी थी, तो उसको चौड़ा करके सब लोग कहते थे। तो उसको बोला कि आप चले जाओ। अब चौड़ा चूंकि मिस्टर इंडिया से थे, तो उनको लगा कि यार मैं ऐसे कैमरा जाऊँगा। आजकल के जो कैमरे हैं जो अंकुर के पास हैं, बहुत हल्के कैमरे, आप पीछे देखिए, बहुत छोटा सा हल्का सा कैमरा है, एक आदमी इसको उठा सकता है। अगर आपको याद हो 20 साल पहले के जो कैमरे, बहुत बड़े बड़े कैमरे होते थे, बहुत बड़ा ट्राइपॉड होता था, और ट्राइपॉड आप ऐसे नहीं लेके घूम सकते थे, ट्राइपॉड को एक डब्बे के अंदर डालना पड़ता, तो लगता था कि मिसाइल लॉन्चर है या रॉकेट लॉन्चर है, ऐसे कोई साधारण सी इक्विपमेंट लगती नहीं थी। तो उन्होंने, चौड़े ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अगर कोई मेरा ट्राइपॉड उठा सकता है तो मैं जाऊंगा। उस वक्त सब लोग बाहर थे, तो संपादक साहब ने यहाँ वहाँ देखा, एक उनको 18 साल का इंटर्न नजर आया, उन्होंने कहा ए तुम सुनो। तो उन्होंने जी, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का इवेंट है, तुम चले जाओ उसको कवर करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ट्राइपॉड उठाना है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ट्राइपॉड ही उठाना है तो क्या दिक्कत है, तो कहाँ जाना है। उन्होंने कहा पट्टा। मैंने बोला ये पट्टा कहाँ पे है, मुझे लगा कहीं अगल बगल में बाजू में होगा। उन्होंने बोला कानपुर के पास। मैंने कहा कानपुर। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा मैं जा भी सकता हूँ कि नहीं, ऐसे कैसे मैं चले जाऊँ मम्मी को बगैर बताए। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अच्छा जाना है। तो मम्मी क्या बोले, मतलब फौजी की बेटी है, मना भी नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा जाओ अगर जाना है तो। तो हम लोग पहुँच गए पट्टा। यहाँ पे ONGC की रिफाइनरी का इनाग्रेशन था। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर बड़ा जवाब दिया, और इस वक्त करगिल की लड़ाई शुरू ही हुई थी। लड़ाई ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स थी कि कुछ घुसपैठिए पहाड़ों पे घुस आए। तो मुझे बोला गया कि अगर वाजपेयी जी ने कारगिल पे घुसपैठ कुछ बोला तो वो लेके आ जाना, हमें बता देना, ठीक है। तो वाजपेयी जी का भाषण पूरा खत्म हुआ। वाजपेयी जी का भाषण खत्म होने के बाद वाजपेयी जी अच्छा मोदी जी की तरह तो थे नहीं, वो तो एकदम अलग से थे। वो तो आते थे, पत्रकारों से बातचीत करते थे, इंटरव्यूज़ भी देते थे, बाइट भी देते थे। तो वाजपेयी जी बड़े प्यार से ऐसे ऐसे डगमगाते हुए से आ गए और खड़े हो गए। कैमरे 3-4 कैमरे खड़े हुए थे और हाथ मलते हुए खड़े हो गए। अच्छा, वहाँ पे थे स्ट्रिंगर। आजकल तो लोग फिर भी सोशल मीडिया के ज़माने में कोई किसी से भी खड़े होकर सवाल पूछ देता है, डरता नहीं है। मतलब डरने की कोई बात भी नहीं है, एक नया ज़माना है। उस वक्त पे देश के प्रधानमंत्री, छोटा सा शहर, केवल स्ट्रिंगर, वाजपेयी जी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनसे कुछ पूछेगा। उन्हें भी लग रहा है कोई कुछ पूछे तो मैं कुछ बोलूं। किसी ने उनसे कुछ पूछा नहीं। देख रहा हूँ कि कोई कुछ पूछे। मैंने बोला कि ज़्यादा होशियार नहीं बनते, सिर्फ ट्राइपॉड उठाने आया तो ज़्यादा कुछ हीरो बनने की है नहीं। मेरे को लगा अभी कोई पूछेगा। 5-6-7 सेकंड हो गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। वाजपेयी जी ने कहा कि आप में से कोई कुछ पूछता है या मैं जाऊँ। तो अच्छा, मेरे हाथ में माइक थी तो मैं खड़ा हो गया ऐसे वाजपेयी जी के साथ, और मैंने कर लिया जिसको आजकल कहते हैं टिक टैक, मतलब इंटरव्यू उनका। खड़े होकर टक टक की वाजपेयी जी ये करगिल के पहाड़ों पे घुसपैठे क्या कुछ मैंने माइक कर दी उनके सामने। तो वाजपेयी जी ने कुछ पंक्तियां बोली, वो पंक्तियां मुझे आज भी याद है। वाजपेयी जी ने कहा अपने अंदाज में, मैं उस अंदाज की नकल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में घुसपैठियों ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपनी सरजमी की हर इंच से हम उन घुसपैठियों को खदेड़ ना दें। ये वाजपेयी जी का बयान था, बड़ा जबरदस्त बयान था। ये बोल के वाजपेयी जी चले गए। अच्छा, वाजपेयी जी चले गए तो मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि ये टेप आप हमें दे दो। तो मैंने बोला जनाब आप कौन? तो उन्होंने अपना कार्ड निकाल के दिया और उस कार्ड पे लिखा था ब्रजेश मिश्र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मैं 18 साल का था। सोच लीजिए यार, आजकल तो सोशल मीडिया भी है ये वो, तो मैंने शक्ल नहीं पहचानी। टीवी अखबार में तो देखा ही होगा उनकी शक्ल, तो मैंने पहचानी नहीं। अच्छा, उस वक्त जो हमारा लाइब्रेरियन था वो टेप बड़ा महंगा आता था, ऐसे वो किसी के नाम पे इशू नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसको तुम लौटा देना, टेप को यहाँ पे आके जमा करना, वरना 1500 रुपये काट लूंगा। अच्छा, मेरी जो पॉकेट मनी मिलती थी कॉलेज में 500 रुपये थी महीने की, तो मैं बड़ा चिंतित था कि टेप गायब हो गया, इसने मेरे 1500 रुपये काट लेने, और मेरी लग गई वाट उसके बाद। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको शायद दे नहीं सकता, हम लोग कल पहुँचेंगे वहाँ आके दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप दे दो, आपके बाकी साथी हमें जानते हैं, हम इसको दे देंगे आपके दफ्तर। तो टेप हमने उनको दे दिया, वो टेप पहुंच गया दिल्ली। तो हमने फ़ोन किया, कोऑर्डिनेशन डेस्क होता था, उसको फ़ोन करके हमने बताया कि ये टेप जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने क्या कहा? मैंने बोला नहीं, वाजपेयी जी ने कहा ये रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ, ये वो ये। उन्होंने कहा नहीं कारगिल पे कुछ बोला? हाँ हाँ कुछ तो बोला था। तो उन्होंने कहा क्या बोला? तो मैंने बोला अच्छा रुको मैं पढ़ के बताता हूँ। तो उन्होंने ऐसे मैंने बोला कि ये रात के अंधेरे में कुछ छुरा भूखा हटा। उसने बोला अरे रुको रुको, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा अभी तुम्हारा फोनो लेंगे, फोनो लेंगे। अब मेरा ये पहला हफ्ता था टीवी में, और उस वक्त तो टीवी चैनल भी नहीं थे इतने सारे कि मालूम हो कि फोनो वोनो क्या होता है। उन्होंने बोला फोनो लेंगे, फोनो लेंगे, फोनो लेंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार छोड़ दो, ये मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कर सकता। उसने बोला नहीं। अच्छा, तो इस बीच में चौड़ा खड़ा हो गया। चौड़े ने बोला अच्छा तुम अभी इंटर्न हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं बोलूंगा फोनो। ठीक है आप कीजिए। उसने बोला तुम एक काम करो, तुम लिख दो वाजपेयी जी ने क्या बोला तुमने। ठीक है मैंने लिख दिया, टक 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 टक।
तो फ़ोनो शुरू हुआ। एक निधि कुलपति एंकर हैं, निधि कुलपति इस टीवी में बहुत उस वक्त की बहुत अभी भी बहुत अच्छी एंकर हैं, उस वक्त की सबसे जानी पहचानी एंकर्स में एक थी। तो मैं फ़ोन के जैसे ये चौड़ा है, चौड़ा के ऐसे फ़ोन है, तो मैं फ़ोन के ऐसे कान में बाजू लगा के सुन रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट तो था मेरा, लेकिन मेरे को बहुत टेंशन थी, नर्वसनेस बहुत थी। तो निधि जी ने बोला कि आइए हम आपको लिए चलते हैं, फलाना फलाना हमारे साथ हैं, बताइए वाजपेयी जी ने क्या बोला। अच्छा था तो वो कैमरा पर्सन, कहने के लिए तो उसने कहा कि मैं कर दूंगा, लेकिन उसको भी उस वक्त टेंशन हो गई। देखिए आजकल किसी को टेंशन नहीं होती, आप सब अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप सब अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप सबको खुद अपना रिकॉर्डिंग करने की आदत है। ये ज़माना अलग है, इस वक्त शायद लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन उस वक्त उसको हो गई टेंशन। तो उसने फ़ोन पलट के कर दिया ऐसे मेरे कान के ऊपर, और वो बोल रही हैं कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है, आपको हमारी आवाज़ आ रही है, मैं निधि कुलपति बोल रही हूँ, बताइए वाजपेयी जी ने क्या बोला। ओ मैं को बहुत टेंशन में तो ऐसे कांपने लगा, ऐसे लगा यार कहाँ फंस गया, मैं तो यहाँ पे आना भी था, मैं तो टेप उठाने आया था, ट्राइपॉड उठाने आया था, कहाँ फंस गया। तो खैर तोते की तरह जो मैंने कागज़ पे उसको लिख के दिया था, मैंने पढ़ के तर 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 करके सुना दिया, और मैंने बोला बाप रे बाप ये कहाँ फंस गए। मैंने बोला आप तो जाके कुछ हटो हटो हटो। तो यहाँ से हम लोग गए, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं नहीं कहा, लेकिन ललन टॉप है तो मैं कह सकता हूँ। मैंने बोला अब तो ड्रिंक चाहिए बॉस, ये तो नहीं चलेगा। हाँ, तो हम लोग गए और फिर हमने ड्रिंक की। ये स्टोरी खत्म यहाँ पे होती है जब हम लोग अगले दिन वापस ऑफिस गए, तो हम लोग पहुँचे, हमने बोला भैया टेप वेप आपको मिला नहीं मिला। जब हम न्यूज़ रूम में घुसे तो सब ने जोरों से ताली बजाई, उन्होंने कहा वाह छा गए, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था ये अगले दिन फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, हर अखबार में था, और सब में लिखा हुआ था कि इन एन इंटरव्यू टू जी न्यूज़। तो उनको लगा बड़ा अच्छा किस्सा है कि 18 साल के एक लड़के ने जाके वाजपेयी जी का इंटरव्यू कर लिया।